चलिए जी, नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक सोनू स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो सीरीज़ में। सबसे पहले कल का वीडियो का आंसर। कल आपसे हम क्या पूछे थे कि कोई व्हीकल था जिसका मास दिया हुआ था 50 kg। वो क्या करता था, रेस्ट के कंडीशन से स्टार्ट होता है, यानी विरामावस्था से स्टार्ट होता था। 5 सेकेंड के बाद 10 मीटर पर सेकेंड अपना स्पीड कर लेता था। तो इसके द्वारा कितना फोर्स अप्लाई किया गया था वही आपको बताना था, 0 से 10 मीटर पर सेकंड स्पीड पकड़ने में। आप यहाँ पर देखिए, रेस्ट कंडीशन है यानी विरामावस्था में है, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि रेस्ट में था। ये आपका फाइनल वेलोसिटी है यानी अंतिम वेग है, v बराबर 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए v कितना है, 10 है, u आपका 0 है, टाइम आपका 5 सेकेंड है। निकालिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा, v आपका 10, u आपका 0, टाइम हो जाएगा आपका 5 सेकेंड। कितना मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, आपको फोर्स निकालना था। फोर्स बराबर होता क्या है, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। द्रव्यमान आपका व्हीकल का 50 kg दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 50 पुट कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, कितना आ गया 100, क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, तो 100 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी के सतह पर 10 kg का है, तो पृथ्वी के केंद्र पर इसका भार क्या होगा आपको निकालना है। जी का वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हैं। ऑप्शन है 0, 98 न्यूटन, 0.98 न्यूटन या फिर 10 kg। ऑप्शन नंबर बी 98। कैसे, वेट बराबर क्या होता है, वेट बराबर होता है मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण, mg होता है। मास कितना दिया हुआ था, 10 kg दिया हुआ है। अब गुरुत्वीय त्वरण कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 9.8 दिया हुआ है। कितना हो जाएगा टोटल, 9.8 इंटू 10, 98 न्यूटन हो जाएगा। और आप यहाँ क्वेश्चन पर टिक लगा के आगे बढ़ गए, लेकिन आपका आंसर क्या है, गलत है। ये आपका एग्जामिनर आंसर गलत काट देगा। क्यों काट देगा, आपको हम बताए थे क्या है, पृथ्वी के सेंटर पे g का वैल्यू क्या होता है, पृथ्वी के सेंटर पे g का वैल्यू 0 होता है। कितने टाइम आपको बता चुके हैं, अगर आप ध्यान में रखे होंगे तो ठीक है, कितने लोग तो ध्यान में नहीं रखते हैं। आपको हम बताए थे ये आपका पृथ्वी का सरफेस है, तो पृथ्वी के सरफेस पे g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन पृथ्वी के सरफेस से आप ऊपर जाइए या पृथ्वी के सरफेस से आप नीचे आइए, तो दोनों तरफ g का वैल्यू आपका घटेगा। ठीक है, g का वैल्यू पृथ्वी के सेंटर पे, अगर हम 3D भी बनाते हैं तो पृथ्वी के सेंटर पे g का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ये आपका सेंटर है। आपका पृथ्वी के सरफेस से इन्फिनिटी हाइट ऊपर ले जाइए तो वहाँ पर भी g का वैल्यू 0 होता है। आपसे हम क्या पूछे हैं, पृथ्वी के सेंटर पे पूछे हैं, पृथ्वी का केंद्र पे पूछे हैं। तो पृथ्वी के केंद्र पे जब g का वैल्यू 0 है तो वेट निकालिएगा, तो मास mg पुट कीजिएगा। मास यहाँ पर 10 kg है, लेकिन क्या g आपका 0 नहीं है क्या, तो जब 10 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद समझिए। कितनों को तो पहले 98 न्यूटन आया होगा, कितनों का आंसर 10 kg आया होगा। देखे होंगे मास, हाँ, सीधे 10 kg मारे होंगे। लेकिन नहीं, क्वेश्चन पहले पढ़ना है, क्या पूछा है उसके बाद ही आंसर टपकाना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पीतरस का निर्माण निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है। ऑप्शन है यकृत, पित्ताशय, किडनी या फिर फेफड़ा। ऑप्शन नंबर ए यकृत में होता है। यकृत को हम क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। और लीवर का अध्ययन को क्या बोलते हैं, हीपैटोलॉजी बोलते हैं, हीपैटोलॉजी। और हीमेटोलॉजी किसको बोलते हैं, ब्लड का अध्ययन के। हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं, टिश्यू का अध्ययन को, यानी ऊतक का अध्ययन को। यहाँ पे है पित्ताशय। पित्ताशय को क्या बोलते हैं, गॉल ब्लाडर बोलते हैं। अभी आपको हम फिगर दिखाएंगे। ठीक है,
गॉल ब्लाडर बोलते हैं। तो पीत रस का मतलब क्या होता है? बाइल जूस, और बाइल का मतलब होता है पीत, लेकिन बाइल जूस का मतलब होता है पीत रस। पित्ताशय का मतलब होता है गॉल ब्लाडर। ठीक है, थोड़ा सा आप इंग्लिश में ध्यान में रखिएगा अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, क्योंकि कभी कभी गॉल ब्लाडर लिख के दे देता है तो आपको पता ही नहीं रहेगा, पता रहेगा आंसर लेकिन गॉल ब्लाडर का मतलब ही क्या होता है आपको पता ही नहीं रहेगा। इसीलिए आप थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए, ये आपका लीवर है, ये आपका पेट है, स्टोमक है। यहाँ पे देखिए जो हरा कलर में दिख रहा होगा यही आपका गॉल ब्लाडर है, पित्ताशय है। आपका पीत बनता है लीवर में, लेकिन जाकर स्टोर होता है पित्ताशय में। देखिए बाइल को बोलते हैं हम पीत। जो आपका ग्रीन कलर दिख रहा होगा ना, देखिए इसमें थोड़ा सा लिक्विड भरा हुआ है, यही आपका बाइल। और बाइल का काम क्या है? पहला नंबर तो आप बताइए कि भोजन में कौन कौन सा मिनरल पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है। फैट यानी वसा। तो वसा पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? जब उसमें भोजन में जब बाइल जाके मिल जाता है ना, पित्त जाके मिल जाता है, तो आपका फैट यानी वसा का पाचन स्टार्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके मुख से स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का पाचन स्टार्ट कहाँ से होता है? यहाँ पे बीच में जो जगह है ना, यहाँ पे पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज को हम बोलते हैं अग्नाशय, और यहीं से आपका प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। ये तो हो गया फैट के पाचन से यानी वसा के पाचन से। अब आपका बाइल का मेन काम क्या है आपको बताते हैं। देखिए आपका जब भोजन यहाँ से आपका पेट है, जब पेट से भोजन आपका आगे बढ़ता है ना, सबसे पहले आपको हम कल क्या बताए थे कि पेट में आपका HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा नेचर रहता है, कैसा प्रकृति रखता है? अम्लीय रखता है, एसिडिक कैरेक्टर का रखता है। आपका जो बाइल जूस है ना, इसका pH वैल्यू होता है 7.7। तो कैसा नेचर का हो गया? ये आपका क्षारीय नेचर का हो गया। यहाँ पे एसिडिक नेचर का, यहाँ पे क्षारीय नेचर का। जब दोनों आके मिलेंगे अम्लीय और क्षारीय, तो क्या बन जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो जो भोजन आपका पेट से आगे बढ़ रहा था वो क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया, उदासीन हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें जाकर बाइल जूस मिल गया, पित्त रस जाके मिल गया। अब आइए, भोजन आपका यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ पे आपका छोटी आंत बड़ी आंत होती है। छोटी आंत में आपका भोजन का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सभी का अवशोषण हो गया। अब भोजन कहाँ चला गया? भोजन अब गया बड़ी आंत में। किस फॉर्म में जाता है? अवशिष्ट पदार्थ के फॉर्म में जाता है, शेष बचा हुआ फॉर्म जाता है। आपका जो बड़ी आंत है ना, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, उसका नाम पूछता है ई कोली बैक्टीरिया। ध्यान में रखिएगा, ई कोली बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत में पाया जाता है। यही जो ई कोली बैक्टीरिया है ना, अवशिष्ट पदार्थ पे आक्रमण कर देता है। ठीक है, और इसको मल के रूप में यानी लैट्रिन के रूप में इसको कन्वर्ट कर देता है। पीत रस के कारण ही जो आपका लैट्रिन है ना, उसका रंग कैसा होता है? पीला होता है। थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस पढ़ना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा अपना इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। एक बात यहाँ से और जान लीजिए, अगर यहाँ पे बाइल जूस, पीत रस अगर आपका बॉडी आंत तक नहीं पहुँचता है ना, तो जो आपका पैखाना है, लैट्रिन है, ज़्यादा गंध देता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बाकी शेष का पैनक्रियाज के बारे में, ड्यूडेनम के बारे में, इलम के बारे में आपको बाद में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम निम्नलिखित में से आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के तत्व हैं? ऑप्शन है 15वां समूह, 14वां समूह, 17वां समूह या फिर 12वां समूह। ऑप्शन नंबर बी 14वां समूह का एलिमेंट होते हैं। 14वां समूह को क्या बोलते हैं हम? कार्बन फैमिली बोलते हैं। और कार्बन फैमिली को याद करने का कौन सा ट्रिक बताए थे? कहे, सीता जी, सुनो प्रभु, यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और आपका लेड, यही आपका 14वां ग्रुप का एलिमेंट है। देख लीजिए आप पीरियोडिक टेबल में, देखिए 14वां ग्रुप आपका ए है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये आपका 14वां ग्रुप है। आपको पी ब्लॉक का सारा एलिमेंट याद होना चाहिए। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक पी ब्लॉक का एलिमेंट होते हैं। टोटल 37 एलिमेंट होते हैं। देखिए ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक जो आपका पहला ग्रुप है और जो दूसरा ग्रुप है ना, ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, ये आपका जो बीच में बच गया ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है और नीचे वाला आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। एस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट होते हैं और पी ब्लॉक में टोटल 37 एलिमेंट होते हैं। आप ऐसे याद रखिएगा कि पी ब्लॉक
और एस ब्लॉक दोनों को मिला के 50 होते हैं। 37 और 13 50 एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट होते हैं और एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट होते हैं। सबको जोड़िएगा तो 118 एलिमेंट टोटल आपका पूरे जाएंगे। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो लैंथेनम है ना और एक्टिनम है, ये आपका दोनों एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। लैंथेनम देखिए 56 के बाद 57 यहाँ पे आता है, एक्टिनम जो है 88 के बाद 89 यहाँ पे आता है। तो ये जो दोनों है ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। बाकी का एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक 14 यहाँ पे, और एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक 14 यहाँ पे, ये आपका दोनों मिला के 28 ए ब्लॉक का एलिमेंट आते हैं। यहाँ पे आपको पी ब्लॉक का एलिमेंट और एस ब्लॉक का एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। कैसे याद कीजिएगा, आपको हम ट्रिक बता देते हैं, आप छाप सकते हैं। है लीना का रब से फरियाद, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। कैसे? है लीना का रब से फरियाद, ये आपका पहला ग्रुप का एलिमेंट होगा। सेकेंड ग्रुप में आइए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये आपका सेकेंड ग्रुप हो गया। डी ब्लॉक को आपका याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है 21 से लेकर 30 तक, ठीक है। आप डायरेक्ट 13वां में आ जाइए, 13वां ग्रुप में। बैगन आलू गाजर इन थैला, इसको हम बोलते हैं बोरोन फैमिली, जो आपका 13वां ग्रुप है, बोरोन फैमिली बोलते हैं। आगे आइए 14वां ग्रुप में, कहे सीता जी सुनो प्रभु। 15वां ग्रुप में आ जाइए, नल्ला पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। नेक्स्ट ग्रुप में आ जाइए 16वां ग्रुप में, ऑक्सीजन फैमिली में, ओल्ड स्टाइल से टे पो, ऐसे करके याद कर सकते हैं। और आपको 17वां ग्रुप और 18वां ग्रुप आपको हमेशा याद होना चाहिए बिना ट्रिक के भी, क्योंकि कहीं भी यूज होता है हैलोजन फैमिली का और अक्रिय गैस का। जो आपका 18वां समूह है ना, इसको हम नोबेल गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। और 17वां समूह को हैलोजन फैमिली बोलते हैं, 16वां समूह को ऑक्सीजन, 15वां को नाइट्रोजन फैमिली, 14वां को कार्बन फैमिली, 13वां को बोरोन फैमिली, ऊपर वाला के नाम से ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ऑप्शन है जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, रेक्टिफायर या फिर एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रिक मोटर। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, तब आपका मोटर हो जाएगा। यहीं पे अगर आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने के लिए बोल देता, यानी यांत्रिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? जनरेटर बदलता है। देखे होंगे आप। रेक्टिफायर का क्या काम है? आप देखे होंगे घरों में एक इन्वर्टर देखे होंगे, तो इन्वर्टर का जस्ट उल्टा काम है रेक्टिफायर का। इन्वर्टर क्या करता है? इन्वर्टर आपका डीसी, जो आपका बैटरी से जो करंट निकलता है ना, उसको हम बोलते हैं डीसी यानी डायरेक्ट करंट, और जो नॉर्मल करंट होता है उसको हम बोलते हैं एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो जो बैटरी से डीसी निकलता है ना, उसको क्या करता है इन्वर्टर? एसी में कन्वर्ट कर देता है, यानी अल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट कर देता है। उल्टा इसका रेक्टिफायर का क्या काम है? रेक्टिफायर आपका अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में बदल देता है, बैटरी वाला करंट में बदल देता है। एम्पलीफायर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? डीजे में किया जाता है। जब भी इसको एम्पलीफायर को सिग्नल मिलता है ना, तो उसको पावर देता है, यानी उसका सिग्नल को बढ़ाता भी है घटाता भी है। इसका इस्तेमाल आप हेडफोन में देख सकते हैं, स्पीकर में देख सकते हैं। साउंड बढ़ता घटता कैसे है? एम्पलीफायर के मदद से ही घटता है, ठीक है, या फिर बढ़ता है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कवक में भोजन का संचय निम्नलिखित में से किस रूप में होता है? ऑप्शन है स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है कवक में या फिर फंगस में। फंगस में और आपका ह्यूमन बींग्स में, दोनों में भोजन का संग्रहण किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। पेड़ पौधों में, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में होता है। बैक्टीरिया में आपका डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में होता है। याद रखिएगा, बैक्टीरिया बोल दे या फिर ईस्ट बोल दे ना, तो दोनों में आप याद रखिएगा डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में। बात आ गया कवक का। कवक का अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फाइकोलॉजी किसको बोलते हैं? फाइकोलॉजी हम बोलते हैं शैवाल का अध्ययन को, ठीक है। कॉस्मोलॉजी किसको बोलते हैं? पूरे ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी, पूरे ब्रह्मांड के अध्ययन को हम कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, पूरा यूनिवर्स का अध्ययन को। कवक में आपका कोशिका भित्ति पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। किस चीज़ का बना होता है?
तो आपका कवक में आपका सेल वॉल काइटिन का बना होता है, ध्यान में रखिएगा, काइटिन का। पेड़ पौधे में किस चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। क्या ह्यूमन बींग्स में होता है का सेल वॉल कोशिका भित्ति? नहीं होता है। बैक्टीरिया में किस फॉर्म में होता है सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकन के फॉर्म में होता है। आपको कितने बार हम बता चुके हैं, अगर आप लिखे होंगे तो आपको ध्यान में आ भी रहा होगा। अगला क्या है? डायबिटीज रोग शरीर के किस अंग के खराबी से उत्पन्न होता है? ऑप्शन है किडनी, यकृत, अमाशय या फिर अग्नाशय। ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय के खराबी से होता है। अग्नाशय को क्या बोलते हैं हम? पैनक्रियाज बोलते हैं, और पैनक्रियाज को हम मिक्स ग्लैंड बोलते हैं, यानी मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्मोन का भी निर्माण करता है, साथ साथ एंजाइम का भी निर्माण करता है। और हार्मोन और एंजाइम क्या होते हैं? सब आपका प्रोटीन होते हैं, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण कब होता है? जब आपका 20 एमिनो एसिड मिलते हैं ना, तब आपका एक प्रोटीन का निर्माण होता है। क्वेश्चन पे आइए, पैनक्रियाज से और अग्नाशय से आपका इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो आपका पैनक्रियाज के लैंगरहांस की कुपिकाएँ होती हैं, वहीं से बीटा सेल से निकलता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इंसुलिन का क्या काम है? तो जब भी आपके बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो बनता है ना, इसी को क्या करता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और अभी आपको हम बता चुके हैं कि हमारे शरीर में भोजन संग्रहित किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में हो जाता है। और लीवर से ही क्या बनता है? बाइल बनता है, बाइल जूस बनता है। जाकर स्टोर कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है, यानी गोल ब्लाडर में होता है। अभी आपको बताया है। लीवर का अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी बोलते हैं। जब लीवर खराब हो जाता है ना, तो आपको हेपेटाइटिस होता है। एग्जाम में पूछता है कि कौन से अंग के खराबी के कारण हेपेटाइटिस होता है, तो हेपेटाइटिस आपका लीवर के खराब होने के कारण होता है, यकृत खराब होने के कारण होता है। यहीं पे आपका इंसुलिन अगर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट करने पाता है ना, तो उसमें आपको डायबिटीज हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्राइमरी रेनबो में कौन सा रंग ऊपर में होता है? ऑप्शन है नीला, बैगनी, लाल या फिर पीला। ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग ऊपर में होता है। मान लीजिए ये आपका इंद्रधनुष है, ये प्राइमरी इसको बोलेंगे, इसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब आपका ऊपर में लाल रंग हो ना, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, और नीचे में बैगनी कलर का हो। सेकेंडरी कब बोलेंगे? सेकेंडरी रेनबो जब ऊपर में बैगनी कलर हो और नीचे में लाल रंग हो। दोनों में समझ गए डिफरेंस क्या है? सेकेंडरी रेनबो में और प्राइमरी रेनबो में। प्राइमरी रेनबो में लाल रंग ऊपर में होता है, सेकेंडरी में बैगनी कलर ऊपर में होता है। बैगनी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉयलेट कलर। आप सुने होंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट में, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में क्या होता है? जब भी लाइट आपका प्रिज्म से पास होती है ना, ये आपका प्रिज्म है, यहाँ से लाइट पास हुई तो आपका लाइट 7 कलर में विभक्त हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं, VIBGYOR, यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। यहाँ पे जो लाल कलर है ना, इसका क्या होता है? वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अपवर्तनांक कम होने के कारण ही रेड सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है डेंजर साइनों में। जो आपका वॉयलेट कलर है, बैगनी कलर है, इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, वेवलेंथ सबसे कम होता है। याद रखिएगा, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यानी अपवर्तनांक का। ये दोनों का रिलेशन आपको छाप कर रखना है। नेक्स्ट क्या है? पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े का पूरा पिघल जाने पे गिलास का पानी का तल, ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज रहता है। मान लीजिए ये आपका टब है या फिर ग्लास ले लीजिए, यहाँ तक मान लीजिए पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें आपका एक बर्फ तैर रहा है। पूछ रहा है कि बर्फ का टुकड़ा जब पूरा पिघल जाता है तो पानी का लेवल क्या होगा? तो पानी का लेवल अनचेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा क्यों होता है? आपने पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या होता है?
आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अनुसार ये जो आपका बर्फ का टुकड़ा है ना, ये उतना ही जगह लेगा। मान लीजिए इतना पानी में डूबा हुआ है तो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना, जितना ये पानी को यहाँ से रिप्लेस करेगा, पानी को हटाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बर्फ आपका गलता गया और पानी अपना स्थान लेता गया, इसीलिए आपका पानी का लेवल ना बढ़ेगा ना घटेगा। अगर हाँ यहीं पे 5 रुपये का सिक्का या फिर 10 रुपये का सिक्का रख देता ना, तो वहाँ पे क्या होगा, पानी का लेवल ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि बर्फ़ गल जाएगा, सिक्का आपका पानी में नीचे में गिर जाएगा, तली में आ जाएगा और पानी का लेवल को थोड़ा सा छोटू सा ऊपर ले जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलिए अभी के लिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है और आज का लास्ट सवाल। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा, साथ साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हवा में नमी को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हाइड्रोमीटर। हाइड्रो से क्या समझते हैं? हाइड्रो से समझते हैं हम पानी, तो पानी का घनत्व मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे याद कर सकते हैं। वाटर का डेंसिटी मेजर करने के लिए हाइड्रोमीटर, और आपका हवा में पानी का मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बोलते हैं आर्द्रता। आर्द्रता को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? हाइग्रोमीटर का करेंगे। लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? दूध का प्योरिटी चेक करने के लिए करते हैं, दूध का शुद्धता चेक करने के लिए। ठीक है, कल ही बताए थे। और लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको बताए हैं। चलिए, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टपका दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को पहले बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात में 8 बजे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।